तो आज हम भारतीय संविधान की उस बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हर नागरिक का सुरक्षा कवच कहा जाता है। मौलिक अधिकार। हाँ बिल्कुल, मौलिक अधिकार। कल्पना कीजिए कि संविधान एक किला है जो हमारी रक्षा के लिए बना है और ये अधिकार उस किले की सबसे मजबूत दीवारें हैं। बहुत अच्छा नजरिया है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन्हीं दीवारों की बनावट, इनकी मजबूती और इनके पीछे की सोच को उजागर करते हैं। तो इस चर्चा का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये अधिकार क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि इन्हें लोकतंत्र की जान और संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प विषय को परत दर परत खोलते हैं। तो पहली ईंट से शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या? स्रोत बताते हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जो सरकार हमें तोहफे में दे रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नैसर्गिक अधिकार हैं। मतलब इंसान होने के नाते ये हमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। अच्छा। और इसीलिए संविधान बनाने वालों ने इन्हें सबसे खास जगह दी संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। और ये विचार मेरे ख्याल से अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जी हाँ, उनके बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है, जहाँ पहली बार राज्य की शक्ति पर नागरिक के अधिकारों को प्राथमिकता दी गई। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो दिखाता है कि ये कितने ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये अधिकार इतने ही नैसर्गिक हैं, तो इन्हें लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, इतिहास गवाह है कि सत्ता, चाहे वो राजा की हो या चुनी हुई सरकार की, वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। सही बात है। तो ये लिखे हुए अधिकार सरकार को एक लक्ष्मण रेखा दिखाते हैं कि आप नागरिक के इन दायरों में दखल नहीं दे सकते। ये लोकतंत्र को भीड़ तंत्र बनने से रोकते हैं। मतलब ये एक तरह का पावर बैलेंस है। और इसी बैलेंस के लिए स्रोत में एक बहुत दिलचस्प शब्द का जिक्र है, अल्पीकरण। ये अनुच्छेद 13 में आता है। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? ये इन अधिकारों का सबसे बड़ा हथियार है। एक तरह से अल्पीकरण का सिद्धांत कहता है कि संसद या कोई भी विधानसभा ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो इन मौलिक अधिकारों को कम करता हो या छीनता हो। मतलब अगर ऐसा कोई कानून बन गया तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। एक तरह से ये मौलिक अधिकारों को बाकी सभी कानूनों का बिग बॉस बना देता है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है जो अदालतों को दी गई है। तो अब किले की इन दीवारों पर आते हैं जिनसे मिलकर ये कवच बनता है। पहले 7 थे, पर अब 6 मौलिक अधिकार है। हाँ। शुरुआत करते हैं उस नींव से जिस पर सब कुछ टिका है, समानता का अधिकार। हाँ, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक फैला है। अनुच्छेद 14 2 बहुत गहरी बातें कहता है। पहली, विधि के समक्ष समता, जो ब्रिटेन से लिया गया विचार है। इसका मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक, सब बराबर है। और दूसरी बात? दूसरी है कानून का समान संरक्षण, जो अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब है कि एक जैसी परिस्थितियों में लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। आप किसी के साथ सिर्फ इसलिए अलग बर्ताव नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी और धर्म, जाति या लिंग का है। तो ये सिर्फ बराबरी नहीं बल्कि निष्पक्षता की गारंटी है। एकदम सही। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसी अधिकार ने हजारों साल पुरानी छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को अनुच्छेद 17 के तहत एक झटके में खत्म कर दिया। और वो उपाधियों वाला भी है ना, अनुच्छेद 18? हाँ, राय बहादुर या महाराजा जैसी उपाधियों को खत्म किया गया ताकि समाज में कोई जन्म से ही खुद को दूसरों से ऊंचा ना समझे। अब सिर्फ सेना या शिक्षा के क्षेत्र में ही उपाधियां दी जा सकती हैं। तो संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का भी दस्तावेज है। बिल्कुल। अच्छा, तो एक बार जब कानून ने सबको बराबर मान लिया तो अगला सवाल उठता है, इस बराबरी का इस्तेमाल करने की आजादी कहाँ है? और यहीं से कहानी शुरू होती है स्वतंत्रता के अधिकार की। निश्चित रूप से। और इसका दिल है अनुच्छेद 19, जिसमें 6 तरह की आजादियां दी गई हैं। हाँ, ये तो कमाल का है। बोलने की आजादी, बोलने और अपनी बात रखने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, देश में कहीं भी घूमने, कहीं भी बसने और कोई भी काम करने की आजादी। ये सब मिलकर ही किसी को असल में एक आजाद नागरिक बनाते हैं। जी, लेकिन ये बोलने की आजादी तो असीमित नहीं होगी ना। शोध में उचित प्रतिबंधों की बात भी तो है। और यही सबसे बड़ा बहस का मुद्दा है। संविधान कहता है कि देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या मानहानि जैसे मामलों में इस आजादी पर रोक लगाई जा सकती है। पर ये उचित क्या है, ये कौन तय करेगा? और यही चुनौती है।
इसकी परिभाषा बहुत लचीली है और संतुलन कहाँ है ये तय करना हमेशा से एक बहस का विषय रहा है। अब इसी स्वतंत्रता के अधिकार में दो ऐसे अनुच्छेद आते हैं जिन्हें इसका सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है, अनुच्छेद 20 और 21। हाँ। अनुच्छेद 21 यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे हम आम भाषा में जीवन का अधिकार कहते हैं। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, पर ये संविधान का सबसे गहरा अनुच्छेद है। अदालतों ने समय के साथ इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा कर दिया है। जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीवन है। अच्छा। और इसी एक लाइन की व्याख्या से निजता का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार और यहाँ तक कि सोने का अधिकार भी मौलिक अधिकार बन गया। ये तो कमाल है। मतलब हमारा संविधान एक जीती जागती चीज है। स्रोत का वो उदाहरण अब समझ में आता है कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर जो चालान कटता है वो भी इसी अनुच्छेद के तहत है। बिल्कुल, क्योंकि ये आपके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का हिस्सा है कि आप सुरक्षित रहें। और इन दो अनुच्छेदों 20 और 21 की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आपातकाल लगने पर भी सरकार इन्हें छीन नहीं सकती। अच्छा, इमरजेंसी में भी नहीं? नहीं, ये नागरिक का आखिरी और सबसे पक्का सुरक्षा कवच है। और हाँ, इसी में बाद में अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को भी मौलिक अधिकार बनाया गया। सही। आगे बढ़ते हैं तीसरे अधिकार पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। ये अधिकार सीधे सीधे इंसानी गरिमा पर होने वाले हमलों को रोकता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, जबरदस्ती काम करवाने मतलब बलात्श्रम और बिना पैसे दिए काम करवाने यानी बेगारी पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 वो बच्चों के लिए है ना? हाँ, वो हमारे समाज के सबसे कमजोर तबके यानी बच्चों की सुरक्षा करता है। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री, खदान या किसी भी खतरनाक काम में लगाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाता है। जैसे दिवाली पर पटाखों के कारखानों में काम करने वाले बच्चों के लिए ये अधिकार एक जीवन रेखा की तरह है। सटीक उदाहरण है। अब आते हैं चौथे स्तंभ पर, जो भारत की विविधता की आत्मा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। को दाढ़ी और हिंदुओं को टीकी रखने की आजादी इसी से मिलती है। लेकिन यहाँ एक बारीक बात है जिस पर अक्सर बहस होती है। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी पैसे से चलने वाले किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ। एक मिनट, मुझे ये बात थोड़ी उलझा रही है। अगर ऐसा है तो मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को सरकारी मदद कैसे मिलती है? क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर संविधान की समझ काम आती है। स्रोत और अदालती फैसले ये स्पष्ट करते हैं कि संस्कृत या उर्दू जैसी भाषाएं सिखाना धार्मिक शिक्षा नहीं है, वो भाषा की शिक्षा है। अच्छा, ये भाषा और धर्म के बीच का फर्क है। बिल्कुल। हाँ, अगर वहाँ किसी खास धर्म की प्रार्थना या रीति रिवाज अनिवार्य किए जाएं, तो वो गलत होगा। ये बहुत अहम बिंदु है। अब आते हैं पांचवें अधिकार पर, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के हर नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30? वो इससे एक कदम आगे जाता है। वो कहता है कि अगर किसी भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को लगता है कि उन्हें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के हिसाब से पढ़ाना है, तो वे अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और सरकार उनकी मदद भी करेगी। तो ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का अधिकार है। एकदम सही। ये भारत की अनेकता में एकता के विचार को जमीनी हकीकत बनाता है। ठीक है, तो हमारे पास समानता है, स्वतंत्रता है, शोषण से सुरक्षा है, धर्म और संस्कृति की आजादी है। ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो, अगर सरकार ही इन्हें मानने से इनकार कर दे तो इन सब अधिकारों का क्या मतलब रह जाएगा? और यहीं पर आता है वो अधिकार जो इन सभी अधिकारों को असलियत बनाता है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, और इसी अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आत्मा? क्यों? ऐसा क्या खास है इसमें? इसे आत्मा इसलिए कहा गया क्योंकि अगर ये ना हो तो बाकी के 5 अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे विचार बनकर रह जाएंगे।
ये वो अधिकार है जो आपको अधिकार देता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसी निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं। सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत में। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा कैसे करता है? सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के विशेष आदेश जारी कर सकता है जिन्हें रिट कहते हैं। स्रोत में इनके नाम दिए गए हैं। सबसे प्रसिद्ध है बंदी प्रत्यक्षीकार या हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या होता है? इसका लैटिन में मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लेती है तो कोर्ट आदेश देता है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर हमारे सामने पेश करो, ताकि कोर्ट तय कर सके कि गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत आजादी की सबसे बड़ी गारंटी है। ये तो सच में एक बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, और एक और शक्तिशाली रिट है परमादेश, मैंडमैस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य पूरा करने से मना कर दे तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश दे सकता है। मतलब ये सीधे सीधे सरकारी मशीनरी को जवाबदेह बनाता है। सही पकड़ा। संक्षेप में ये रिट्स नागरिक के हाथ में वो औजार हैं जिनसे वो सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिला सकता है। अद्भुत। ये तो सच में संविधान की आत्मा है। अब उस 7वें अधिकार की कहानी पर आते हैं जो अब इस परिवार का हिस्सा नहीं रहा, संपत्ति का अधिकार। इसे क्यों हटाया गया? हाँ, पहले ये भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन आजादी के बाद सरकार को जमींदारी खत्म करने और सड़कें, बांध, फैक्ट्री बनाने जैसे विकास के कामों के लिए जमीन की जरूरत थी। और लोग मौलिक अधिकार का हवाला देकर अपनी जमीन देने से मना कर देते थे। हाँ, जिससे देश का विकास रुक रहा था। तो ये क्लासिक टकराव था, एक व्यक्ति का अधिकार बनाम पूरे समाज का विकास। तो फिर क्या हुआ? कई सालों तक चली कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के बाद 1978 में 44th संविधान संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब ये अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। इसका आम नागरिक के लिए क्या मतलब है? मतलब ये है कि अब सरकार जनहित के लिए कानून के अनुसार और उचित मुआवजा देकर आपकी संपत्ति ले सकती है। कोई दूसरा इंसान आपकी संपत्ति नहीं छीन सकता, लेकिन राज्य ऐसा कर सकता है। वो मौलिक अधिकार वाली असीमित सुरक्षा अब नहीं है। ये भी स्पष्ट होना जरूरी है। एक और सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या ये सभी अधिकार जो हमने डिस्कस किए वो भारत में रहने वाले विदेशियों को भी मिलते हैं? कुछ अधिकार जो बहुत बुनियादी और मानवीय हैं वो सभी को मिलते हैं, जैसे अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता, और जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। हाँ, अनुच्छेद 21 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी। ये अधिकार इंसान होने के नाते मिलते हैं, नागरिक होने के नाते नहीं। और कौन से अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं? कुछ खास अधिकार जो नागरिकता से जुड़े हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19। मतलब भेदभाव पर रोक, सरकारी नौकरी में समानता और बोलने की आजादी। बिल्कुल। और अनुच्छेद 29, 30 जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, ये सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, और ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि लोकतंत्र की ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं। और अनुच्छेद 32 यानी संविधान की आत्मा उस ऑपरेटिंग सिस्टम का एंटीवायरस है जो हर तरह के हमले से उसे बचाता है और सुनिश्चित करता है कि ये अधिकार सिर्फ किताबी बातें न रहें बल्कि हर नागरिक की जिंदगी की हकीकत बने। ये हमें सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि एक जागरूक और अधिकार संपन्न नागरिक बनाते हैं। सही बात है। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत बताते हैं कि अनुच्छेद 33 संसद को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सेना और खुफिया एजेंसियों के कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक नागरिक के व्यक्तिगत अधिकार और राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा के बीच वो महीन रेखा कहां खींची जानी चाहिए? इस संतुलन को कैसे और कौन तय करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा खोजा जाता रहेगा। इस पर विचार जरूर कीजिए।